वहीं इस मुद्दे पर अब महाराष्ट्र में राजनीति भी पूरे जोरों पर है। गैंगरेप की घटना के विरोध में शिवसेना ने मोर्चा निकाला और राज्य की खराब कानून व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। इस सरकार में एक भी महिला सुरक्षित नहीं है। आज दिन दहाड़े भी बलात्कार हो रहा है और ये मुंबई जैसे शहर में ये बलात्कार हो रहा है। इसके लिए आर पाटिल ने अपना कुर्सी रिजाइन देना चाहिए। गैंगरेप की घटना पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी दुख जताया। सोनिया गांधी ने कहा कि इस घटना से उन्हें बहुत दुख हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे। एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी जी, कांग्रेस नेता कुनिका लाल जी और साथ ही साथ अमेरिका से मनोवैज्ञानिक डॉक्टर राघव सूरी जुड़ रहे हैं। आप सभी से मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि दिल्ली में हमने 2 गैंगरेप की घटनाएं देखी, कुछ ही वक्त में ये सामने आई, लोगों ने इसका विरोध जताया, संसद में इस पर बहस हुई, कानून बना, पुलिस के रवैये को ठीक करने की बात हुई, लेकिन क्या कुछ बदलता हुआ नजर आया? आखिरकार कारण क्या है कि बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं? क्या कानून का खौफ नहीं है? क्या पुलिस से डर नहीं लगता? या फिर अपराधी जो हैं वो आश्वस्त हैं कि हम सजा से बच जाएंगे? या फिर सबसे बड़ा कारण महिलाओं के प्रति हमारा नजरिया, चाहे हम कुछ भी कह लें, बदलता ही नहीं है? सबसे पहले रंजना कुमारी जी। नहीं, देखिए, बदलता तब है जब बदला जाता है। अगर अपराधी के मन में भय बैठाया जाएगा तो वो भय बैठेगा। अगर आप देखिए दिसंबर में जो घटना हुई, जब हम लोग 7 दिन तक सड़कों पर रहे उस कड़ाके की ठंड में, उसके बाद जब कानून बदला तो क्या हुआ? आज तक 90,000 केसेस रेप के लंबित हैं। अगर 50 लोगों को भी, सिर्फ 50 लोगों को भी दिसंबर से लेके अभी तक सजा हुई होती, उम्र कैद हुई होती, तो शायद ये संदेश जाता कि अब ऐसा करके आप बच नहीं सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ तक कि निर्भया के मामले तक में कोई फैसला अभी तक नहीं आया है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इतनी बड़ी ढिलाई बरती जा रही है जिसके चलते अपराधियों का मन पूरी तरह से बढ़ा है। और जो सोचते हैं कि अगर अपराध करने के लिए मन बढ़ता है, साथ साथ में करने के बाद उनके साथ कोई भी ऐसा कुछ नहीं होगा, ना उनको पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी, ना उनको कानून के शिकंजे में कसा जाएगा। तो अगर अब ये भय ही नहीं है तो फिर अपराध बढ़ेगा। और यही कारण है कि दिल्ली में दिसंबर के बाद से लेके अभी तक लगभग दूनी घटनाएं हो चुकी इसी दिल्ली के अंदर। यानी कि रंजना कुमारी जी, आपके मुताबिक आश्वस्त तो हैं ही अपराधी कि वो बच जाएंगे और महिलाओं के प्रति हमारा नजरिया बदल नहीं रहा क्योंकि हम बदलना चाहते ही नहीं है। कुनिका लाल जी, आपसे भी यही सवाल है, क्या कारण है कि ये घटनाएं नहीं रुकती हैं? कानून का खौफ नहीं है, साथ ही साथ महिलाओं के प्रति हमारा नजरिया नहीं बदल रहा? जी बिल्कुल, कानून का खौफ नहीं है। जो रक्षक है वो खुद भक्षक बन गए हैं। पुलिस करप्ट हो गई है, लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। हमारी सोसाइटी की जो थिंकिंग है, मानसिकता बहुत बदलने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि चलिए कुनिका लाल जी से एक बार फिर से बात करने की हम कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर राघव सूरी हमारे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर राघव सूरी, जिस तरह से भारत में दिल्ली में 2 गैंगरेप की घटनाओं के बाद संसद में इसकी चर्चा हुई, सड़क पर लोग जो हैं वो विरोध करने के लिए उतरे, कानून बना, पुलिस के रवैये में बदलाव की बात हुई, लेकिन फिर भी एक के बाद एक ये घटनाएं सामने आई। आखिरकार क्या वजह नजर आती है आपको इसकी? जैसा कि रंजना कुमारी जी ने कहा, हमारे यहाँ पर लोगों के अंदर खौफ नहीं है, एक तो कि वो पकड़े जाएंगे, खौफ नहीं है कि उनको सजा होगी, और खौफ नहीं है कि इसका उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो वो तो एक डॉक्टर सूरी, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं के प्रति क्या एक जो नजरिया है वो बदलता नहीं है, यही सबसे बड़ा कारण नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कारण है ये, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण ये रातों रात बदलाव नहीं आएगा। इस तरह का बदलाव रातों रात कभी नहीं आता। इस तरह का बदलाव हर दिन में आता है। हर दिन में हमारी सोसाइटी के अंदर एक आदमी और एक औरत के बीच में जो फर्क है, एक सोसाइटी के अंदर उनकी जो जगह है उसका जो फर्क है, सोसाइटी के अंदर उनके पावर का फर्क है, उस चीज का हमारे को हर दिन हर जगह पर उसका एहसास होना जरूरी है। बचपन से इन चीजों को सिखाना जरूरी है। हमारे यहाँ पर स्कूलों में सेक्स एजुकेशन स्टार्ट की गई थी, लेकिन सेक्स एजुकेशन अभी तक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीप लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। इन सारी चीजों का फर्क पड़ता है कि एक मानसिकता के ऊपर, एक रिस्पेक्ट के ऊपर जिसकी आप बात कर रहे हैं, औरतों के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है, हमारा क्या
हमारे क्या सोचने का ढंग होता है, ये सारी चीजों का फर्क पड़ता है हमारी डे टू डे एक्टिविटी। बिल्कुल, इन तमाम चीजों का जो है वो फर्क पड़ता है। डॉक्टर सूरी, आप बने रहिए हमारे साथ। बता दें अपने दर्शकों को कि मुंबई गैंगरेप की घटना से जहां पूरा देश इस वक्त गुस्से में है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। गैंगरेप केस पर बयान देते वक्त उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून बदलने से अपराध नहीं रुकेंगे, लड़कियों को सही कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रहन सहन और पहनावे के तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा। मेरा पहले भी कहना था कि सब चीज कानून से नहीं होता, नहीं तो देश में तो इतने कानून बने कि एक अपराध नहीं होना चाहिए। इतने कठोर कानून अपने देश के हैं, ये अपराधी की हिम्मत नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सामाजिक संरचना सोच को बदलना पड़ेगा। टीवी जिस प्रकार अश्लीलता को परोस रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। रहन सहन कपड़े किस तरीके के हो गए हैं इनको भी देखना पड़ेगा। अशिक्षा भी इसमें बहुत बड़ी चीज है। तो इन सभी बिंदुओं को, पहलुओं को विचार करके ही इस कुप्रथा को समाप्त कर सकते हैं या ऐसे अपराधों पर अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता सिर्फ कानून से इन पर अंकुश लगे। कुनिका लाल जी, मुंबई जैसे शहर के बारे में यह कहना कि लड़कियों को अपने पहनावे का ध्यान रखना होगा, उन्हें अपने रहन सहन को ठीक करना होगा, उन नेताओं के द्वारा ये बातें कही जाना जो खुद संसद में बैठते हैं, कानून बनाने में बहुत बड़ा योगदान इनका है, किस तरह का संदेश हम दे रहे हैं अपने समाज को? बहुत दुखद बात है कि ऐसे नेता इस तरह से बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि एक 2 साल की बच्ची या 4 साल की बच्ची या कोई बूढ़ी औरत या कोई 50 की उम्र से की अधेड़ उम्र की औरत के ऊपर बलात्कार क्यों होता है? ये मानसिकता और पुलिस के लिए, पुलिस का जो संरक्षण है और पॉलिटिशियंस, ये तीनों लोग जो हैं, मतलब कानून भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मानसिकता बदलनी चाहिए और साथ साथ में जो पॉलिटिशियंस हमारे गुंडे हैं जिनकी सुरक्षा हमारी पुलिस बल उनकी सुरक्षा में लगी हुई है, उसको सबसे पहले बदलना चाहिए। 10,000 सिटीजन्स के लिए भी एक पुलिस ऑफिसर नहीं है और एक पॉलिटिशियन के लिए 10,000 पुलिस ऑफिसर होते हैं। इसकी क्या मतलब क्या और वजह क्या है? बिल्कुल, पॉलिटिशियंस की सोच बदलना। और फिर नरेश अग्रवाल जैसे लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये कौन सी सदी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, सवाल यही है कौन सी सदी की बातें हो रही। रंजना कुमारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, टीवी पर जब इस तरह के बयान आते हैं तो ये सिर्फ विक्टिम्स नहीं देखते, क्रिमिनल्स भी देखते हैं। किस तरह का असर होता है? क्या उनका हौसला और बढ़ता नहीं है? और साथ साथ में इनको जनप्रतिनिधि बनने का भी कोई अधिकार नहीं है। मंत्री तो ये इन ऐसे लोगों को बनाइए तो पिता, पुत्र और पति बनने के भी लायक ऐसे लोग नहीं है, जो कि औरत के शरीर को, उसके कपड़े के पीछे क्या है इसको देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि औरत क्या है, उनकी माँ है, बहन है, संगिनी है, बेटी है। इस निगाह से नहीं देखते हैं औरत को। ये एक बार भी बयान नहीं आता है कि लड़कों को, मर्दों को अपने दिमाग को बदलने के लिए, सोच को बदलने के लिए परिवारों के अंदर मर्यादा की एक रेखा खींची जानी चाहिए। वो रेखा पूरी तरह से खत्म हो गई है, जो एक तरह की मर्यादा की रेखा थी, जिसमें कि आप किस तरह से एक लड़की के साथ व्यवहार करेंगे, एक औरत के साथ व्यवहार करेंगे, उसकी अस्मिता को आप कैसे, उसका आदर सम्मान करेंगे, आप कैसे उसकी रक्षा करेंगे, ये बातें तो ये कहते नहीं है। लड़कों को तो ये कुछ कहते नहीं है। कहते क्या है कि लड़कियां क्या वस्त्र पहने, लड़कियां कहाँ जाएं, उनका रहन सहन, उनको शायद ये जानकारी नहीं है कि देश के अंदर एक 1.5 साल की बच्ची से लेके 70 साल की बुढ़िया सुरक्षित नहीं है। तो फिर किस तरह का पहनावा और किस तरह के रहन सहन? बहुत बड़े फिलोसोफर बन गए हैं, क्यों नहीं संसद में वो आते हैं और वो इस तरह का कहते हैं कानून क्यों नहीं ठीक से लागू हो रहा है? दिल्ली गैंगरेप के बाद भी ऐसे बयानों की लाइन लग गई थी। क्या किया जाए ऐसे राजनेताओं का? तुरंत त्वरित न्याय व्यवस्था क्यों नहीं चल रही है? ये बातें ये लोग क्यों नहीं करते हैं? क्यों कहते हैं बार बार जब कुछ होता है तो सिर्फ लड़कियों को इंगित करके कहेंगे इनका पहरावा? अरे कौन सा पहरावा पहन के वो एक जर्नलिस्ट लड़की क्या पहनेगी? आप बताइए, कौन सी सदी में हिंदुस्तान की औरतों को ले जाना चाहते हैं? तो ये बातें सिर्फ ढोंग और इस तरह की बातें कहना एक गैर जिम्मेदाराना। जी रंजना जी, आपके पास लौटेंगे। कुनिका जी भी इस वक्त कुछ कहना चाहते हैं। जी कुनिका जी, एक तरफ पॉलिटिकल क्लास की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था में संवेदनहीनता की वजह से और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जी कुनिका जी, उस बच्ची ने जिसका रेप हुआ, उस बच्ची ने कौन से ऐसे कपड़े पहने थे? वो सही टाइम पे गई थी, वो अपने साथ एक मेल साथी कोलीग को लेकर गई थी। उसने कौन सा कानून तोड़ा था जो मर्दों ने गढ़ा है? कौन से ऐसे मर्दों के बनावे कानून को तोड़ा था उसने? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ
कि ये हमको औरतों के प्रति जो हमारा रवैया है, हमारी सोच है, बिल्कुल बदलनी चाहिए। हम एक बीवी को इस्तेमाल करने का एक यंत्र है, या चाहे वो खाना, माँ को हम समझते हैं माँ सिर्फ खाना खिलाने के लिए होती है, और बीवी जो है सिर्फ हमारे संभोग के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए होती है, और बहन जो है वो राखी बांधने के लिए, या भाई बहन के हम शादी करेंगे, हम भाई हैं, उस तरह से वी जस्ट टेक एवरी वुमन in the sense that she is only there to be made use of, not as a human being। एक इंसान की तरह हम उसे नहीं पहचानते, उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसके क्या चाहते हैं, उसकी क्या एस्पिरेशंस हैं, हम बिल्कुल नहीं सोचते। वी नीड टू चेंज दिस एंड वी नीड टू चेंज इट। हमारे घर से ये शुरू होना चाहिए, हमारे सोसाइटी में घर से शुरू होना चाहिए। कुनिका जी, एक और बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अब तक मुंबई को जो है वो महिलाओं के लिए दिल्ली से या बाकी तमाम शहरों से कुछ सुरक्षित माना जाता था। क्या ये जो घटना है ये मुंबई के लिए एक बड़ी चेतावनी है? मैं आपको एक बहुत दुख की बात बताऊंगी। 20 साल पहले, 26 साल पहले जब मैं इस शहर में आई थी, एक स्ट्रगलर थी ना, मेरे पास अपनी गाड़ी थी, मैं टैक्सी में सफर करती थी, स्टूडियो शूटिंग के लिए जाती थी, रात को वापस अपने स्टाफ के साथ घर आती थी, कभी कभी स्टाफ बीच में उतर जाता था। मैं आपको बताऊं, उस वक्त दाऊद इब्राहिम, डी अंडरवर्ल्ड और डी गैंग है कहते हैं, उनका मतलब यहाँ पे बहुत जोर था और उनका बहुत यहाँ प्रभाव था। लोगों के अंदर खौफ था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दाऊद अच्छा आदमी था, लेकिन खौफ बहुत जरूरी है। आज पुलिस से भी खौफ हट गया है। बिल्कुल, खौफ बहुत जरूरी है, और ये खौफ पुलिस का होना चाहिए, कानून का होना चाहिए। अपराधियों में तभी इस तरह की घटनाएं रुक पाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। 22 अगस्त की शाम को महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप करने वाले हैवानों ने दरिंदगी की सभी हदों को तोड़ दिया। एक लड़की जो काम के सिलसिले में अपने दोस्त के साथ सुनसान शक्ति मिल में पहुंची थी, उसे क्या मालूम था कि वो वहां 5 वहशियों के चंगुल में फंस जाएगी। 22 अगस्त की शाम को शक्ति मिल में क्या कुछ हुआ, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिन 22 अगस्त, जगह शक्ति मिल कंपाउंड, मुंबई। समय शाम के 6:45। गैंगरेप का शिकार हुई लड़की मुंबई की एक इंग्लिश मैगजीन में इंटर्न फोटोग्राफर के रूप में काम करती है। मुंबई की पुरानी इमारतों के इतिहास पर स्टोरी करने का असाइनमेंट उसे मैगजीन की ओर से मिला था, और इसी असाइनमेंट के सिलसिले में वो अपने पुरुष दोस्त के साथ 22 अगस्त की शाम को लगभग 6 बजे शक्ति मिल कंपाउंड में पहुंची। मुंबई के महालक्ष्मी के इसी शक्ति मिल कंपाउंड में शाम को तकरीबन 6:30 बजे एक महिला पत्रकार, जो कि एक मैगजीन की पत्रकार बताई जा रही है, उसके साथ गैंगरेप होता है। 30 साल से बंद पड़ी शक्ति मिल में दोनों को हर तरफ पेड़ और झाड़ियां ही दिखाई दी। दोनों को लग रहा था कि ये जगह खतरनाक है। वो दोनों अभी वहां से वापस लौटने की सोच ही रहे थे कि तभी 2 युवक उनके पास आए और उन्हें दूसरे रास्ते से मिल के बाहर जाने की सलाह दी। लड़की और उसका दोस्त बताए हुए रास्ते से बाहर जाने लगे, और इसी दौरान लड़की और उसके दोस्त ने अपने कैमरे से शक्ति मिल की फोटो खींचनी शुरू कर दी। लड़की और उसका दोस्त अभी फोटो ही खींच रहे थे कि तभी एक युवक उनके पास आया और कहा कि यह प्रतिबंधित इलाका है, यहाँ फोटो नहीं खींच सकते। युवक ने कहा कि हमारे सेठ तुम्हें फोटो खींचते देख चुके हैं और सेठ जी अब आपको बुला रहे हैं। लड़की ने युवक से सेठ से बात कराने के लिए कहा तो उसने बात कराने से मना करते हुए कहा कि तुम्हें सेठ के पास चलना होगा। 5 लोग पूरे गैंगरेप में शामिल थे। जब वो यहाँ किसी असाइनमेंट को लेकर आई थी, जिसके बाद उन 5 लोगों ने उस महिला को रोका और कहा कि बिना परमिशन आप यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते। परमिशन के नाम पर उस महिला को अंदर ले आया जाता है, और ये शक्ति मिल कंपाउंड जो सालों से इसी तरह खंडहर बना हुआ है, इसी कंपाउंड में उसके साथ गैंगरेप होता है। लड़की को मुसीबत का आभास हुआ तो उसने ऑफिस में अपने बॉस को फोन लगाया। लड़की के बॉस ने जवाब में वहां से जल्दी निकलने की नसीहत दी। उनको 2 लड़के पहले मिले, उसके बाद उनको वहाँ कुछ फोटोग्राफी किया, उसके बाद उधर बोला कि आपको किसी ने बुलाया है, ऐसे कोई बात हुई। और बाद में लड़कों ने, एक बाहर से कोई लड़का आया और लड़की के ऊपर जो है, हम जो आपको जो मालूम है वो प्रकार घड़ा। मुसीबत में फंसा देख लड़की और उसके दोस्त ने युवक से खुद को छोड़ने की गुहार लगाई। खुद को छुड़ाने के लिए दोनों ने अपना कैमरा और मोबाइल भी उसको देने की पेशकश की। इसी दौरान वो दोनों युवक भी वहां आ गए, जिन्होंने लड़की और उसके दोस्त को दूसरे रास्ते से मिल से बाहर जाने की सलाह दी थी। तीनों युवक लड़की और उसके दोस्त को मिल में ही एक दूसरी जगह ले गए, जहां पहले से ही 2 युवक मौजूद थे। खुद को सेठ जी बताने वाले युवक ने लड़की के दोस्त पर मर्डर का आरोप लगाया और कहा कि मिल में जो मर्डर हुआ था वो उसी ने किया है। खुद को सेठ बताने वाले युवक ने अपने साथियों से कहा कि इस लड़के को अलग ले जाकर इससे पूछताछ करो। इसके बाद तीनों युवकों ने
दोनों की बेल्ट उतार दी और लड़की के दोस्त के हाथ पीछे से उसी बेल्ट से बांध दी और पूछताछ के बहाने उसे वहां से कुछ दूर ले गए। बाकी बचे दो युवकों ने एक टूटी हुई बोतल निकाली और लड़की को धमकाते हुए उससे कपड़े उतारने को कहा। इसी दौरान लड़की की मां का फोन आया, लेकिन दोनों युवकों ने लड़की को फोन पर सच ना बोलने की धमकी दी। डरी सहमी लड़की ने मां से फोन पर ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मां का फोन कटते ही मानो लड़की पर मुसीबत टूट पड़ी। अकेली मजबूर लड़की से उन दोनों वहशियों ने बारी बारी रेप किया और फिर जो 3 आरोपी लड़के के दोस्त को बांधकर ले गए थे, उन्होंने भी लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। हैवानियत का ये खेल यही नहीं रुका। लड़की के साथ सबसे पहले रेप करने वाले आरोपी ने आखिर में एक बार फिर हैवानियत का ये खेल खेला। मजबूर लड़की चीखती रही, वो चिल्लाती रही, लेकिन दरिंदे टूटी हुई बोतल दिखाकर उसे डराते रहे। रेप के दौरान 5 आरोपियों ने लड़की का एमएमएस भी बनाया और फिर लड़की को धमकी दी कि रेप की बात वो अपने दोस्त को भी ना बताए। हैवानियत को अंजाम देने के बाद 5 आरोपी लड़की को उस जगह लेकर आए जहां लड़की के दोस्त को बांधकर रखा गया था। लड़की और उसके दोस्त को धमकाने के बाद आरोपियों ने दोनों को महालक्ष्मी स्टेशन से ट्रेन पकड़कर जाने की सलाह भी दी, जबकि खुद वो 5 परेल के रास्ते भाग गए। लड़की का दोस्त भी अब तक उसके साथ हुई इस हैवानियत से अनजान था। 5 आरोपियों के जाने के बाद लड़की ने अपने साथ हुई रेप की घटना की जानकारी अपने दोस्त को दी, जिसके बाद दोनों ने अपने परिवार वालों को फोन पर पूरी बात बताई। परिवार के लोगों ने ही लड़की को जसलोक हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर पुलिस को इस वारदात की जानकारी दी गई। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमने आपको बताया कि गुरुवार की शाम को दरअसल मुंबई में हुआ क्या था। अब इस मामले को आगे बढ़ाएं, अगले मामले की तरफ जाएं, उससे पहले बेहद संक्षेप में आखिरी प्रतिक्रिया हमारे मेहमानों से हम लेना चाहेंगे। रंजना कुमारी जी और कोनिका लाल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब इसका समाधान क्या है, क्योंकि मां बाप अपने बच्चों को अब बाहर भेजने से डरने लगे हैं। पुलिस के खौफ की बात हो, कड़े कानून बनाने की बात हो, या फिर नजरिया बदलने की बात हो, किया क्या जाए, समाधान क्या है आपकी नजर में? रंजना कुमारी जी। देखिए, इसमें लड़कियों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही परिवार के लोगों को डरने की ज़रूरत है। लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। वो जाएंगी, वो अपना काम करेंगी, अपना कैरियर बनाएंगी। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ऐसी घटनाएं लड़कियों को अब घरों के अंदर बंद करके रखने के लिए माँ बाप को किसी तरह से भी प्रेरित करें, ये बिल्कुल गलत होगा। साथ साथ में सभी लोगों को, परिवार के अंदर भी जो भी संस्कार हैं, जो भी मूल्य हैं, जो भी मर्यादा है, उसको बनाने की जरूरत है। स्कूल में इस तरह की बातों को लाने की जरूरत है। समाज के लोगों को, अगर सरकार भय नहीं पैदा करी तो समाज को भय पैदा करना पड़ेगा। समाज को ये बताना पड़ेगा कि इस तरह के लोगों को कहीं कोई किराए पे मकान नहीं देगा, कहीं कोई ऐसे लोगों की समाज में कोई जरूरत नहीं, जगह नहीं बनेगी। तभी जाकर के इसमें परिवर्तन होगा और जितने केसेस लंबित हैं उनमें तत्काल कोई न कोई फैसला होना चाहिए। बिल्कुल जी, कोनिका जी। बहुत जरूरी है और इस केस में कम से कम हमें एक एग्जाम्पल बनकर इस केस को जल्द से जल्द उसका फैसला करके उसकी सजा सुनानी जरूरी है। और जो इसके आसपास के जो लोग हैं, जो इनके दोस्त हैं, इनका परिवार है, उन सबको शर्मसार किया जाए, ताकि ये खौफ बैठे कि भाई हमारे परिवार में अगर ऐसी कोई घटना होगी, ताकि आगे भी हम अपने लड़कों को, हमारे परिवार के मर्द जो सदस्य, पुरुष सदस्य हैं, उन सबको ये खौफ होना चाहिए कि आइंदा हमारे आसपास भी नहीं और हमारे परिवार में भी ऐसी घटना हम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कोनिका जी और रंजना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की यहाँ पर कमी है, माफ कीजिएगा, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। तो आखिरकार बात वही है कि पुलिस का खौफ, कानून का खौफ, चाहे वो पुलिस के खौफ की बात हो या फिर समाज में इस तरह के खौफ की बात हो, ये बनना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ समाज के अंदर नजरिया बदलना महिलाओं के प्रति बहुत जरूरी है। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, बात करते हैं बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे आसाराम बापू की। विवादों में घिरे आसाराम बापू